राधे राधे दोस्तों, फुटदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। अब ये सवाल दे रखा है दोस्तों, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। गुणजों का योगफल भागित 25 और 30 के सबसे बड़े सार्व गुणनखंड के बराबर है। ये सी टेट में फरवरी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सवाल में बोल रहा है 21 से लेकर 49 के बीच, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। अब इसमें योगफल पूछ रहा है तो दोस्तों इस प्रकार, तो 21 से 49 की बोल रहा है, तो इसमें दोस्तों 21 तो आएगा नहीं, 21। अब इस प्रकार देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 4, 7 21 तो आएगा नहीं दोस्तों। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। अब इस प्रकार 7 7 49, तो 49 तो आएगा नहीं। अब ये क्या बोला है, इसके बीच का होना चाहिए 7 के पाड़े के अनुसार। तो इस प्रकार अब इस सवाल में ही बोला है इनका योगफल, तो इनका योगफल का टोटल निकाल देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार 2 और 5 7, 7 8 15 की 5 आंसुल 1, तो एक आंसुल लगा दिए 5 और 3 8 और 2 10, 105 आ गया। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है 25 और 30 के सबसे बड़े सार्व गुणनखंड के बराबर है। तो गुणनखंड के बराबर है, तो इस प्रकार इसमें बोला 25 और 30 के सबसे बड़े, तो इसमें ये सबसे बड़े के कह रहा है, तो इस प्रकार इसमें दोस्तों हम इसका मासा निकालेंगे। तो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। अब ये पूछे तो ये समझ लेना आप कि ये मासा निकलवा रहा है इसका, 25 और 30 का मासा। जब पूछे सबसे बड़ा तो मासा निकालते हैं दोस्तों, जब छोटा पूछे तो लासा निकालते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार 25 का खंड कर देता हूँ मैं दोस्तों, इसी प्रकार 30 का भी लासा के लिए। अब इसमें 2 से तो जा नहीं सकता दोस्तों, 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से दिया, 5 एकम 5, इसी प्रकार 2 से दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, इसी प्रकार 2 का जा नहीं सकता, 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। अब इस प्रकार दोस्तों 25 और 30 है। अब इसका हमें मासा निकालना है, 5 इंटू 5, इसी प्रकार 30 का निकालना है। तो 30 का निकालना 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस प्रकार इसमें 5 25, अब इसके खंड हो गए। अब इसमें से ये देखना दोस्तों कौन कौन सा मैच हो रहा है। देखो इसमें से 5 ही मैच हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों 5 होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस सवाल में बोल रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणज का योगफल, तो इसमें ये भाग जब बार आएगा नहीं, इसके आंसर में इस 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड के बराबर है, तो इसमें ये भाग 12 इस
इस नीचे वाले इस आंसर का। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें पहला हमारी वैल्यू कितनी निकली थी दोस्तों, 105। 105 भागित 5, तो 5 दूनी 10। अब इस प्रकार 5 एकम 5, तो इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों 21। तो आप कितना आसानी से इस सवाल को निकालना सीख गए दोस्तों। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, अभी कराता हूँ। 15 में आया है 30, 36 और 42 का सबसे छोटे सार्वज गुणज तथा सबसे बड़े सार्वज गुणनखंड का गुणनफल निकालना है दोस्तों हमें। तो इस प्रकार जब ये छोटे का बोले तो इसमें इन संख्याओं का दोस्तों हमें लासा निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार जब ये छोटे का बोले सबसे छोटे सार्व गुणज निकालना है। तो जैसे 30, 36, 42 का, तो दोस्तों इसका हम लासा निकालेंगे हमेशा। पहले ये वैल्यू दे रखी है 30, 36, 42, तो हम इसका पहले सर्वप्रथम दोस्तों लासा निकालेंगे 30, 36 और 42 का। तो 2 से देंगे हम हमेशा पहले भाग दोस्तों, तो ये 15 आ गया। इस प्रकार फिर हमने 2 से दिया, तो ये 2 एकम 2, एक आंसर लगेगा 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार फिर 2 से देंगे हम दोस्तों, तो 2 से देने के बाद में दोस्तों इस प्रकार इसमें तो जा नहीं सकता, 15 में 18 में चला जाएगा, 2 नाम 18, 21 में भी नहीं जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार फिर 2 से देंगे, तो 2 से तो किसी में नहीं जा रहा, तो इस प्रकार अब हम 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। इसी प्रकार फिर 3 से देंगे हम दोस्तों, 5 में तो जा नहीं सकता है। अब इसी प्रकार इसमें 3 एकम 3, एक बार आ गया ये 3 एकम 3, 7 यूँ ही यूँ। फिर इस प्रकार 4 से जा नहीं सकता है, तो इस प्रकार 5 से देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 1 की 1, 7 यूँ की यूँ। फिर 1 1 है, 7 एकम 7। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार इसका लासा निकालेंगे, तो दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 थी 36, 36 इंटू 35, 7 पंजे 35। अब 36 इंटू 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी प्रकार इसमें बोल रहा है, यहाँ तक हमने कर लिया, तो सबसे बड़े सार्वज गुणनखंड, तो जब जी करा सबसे बड़े के निकालने ही करा है, तो इसमें हम दोस्तों लासा निकालेंगे। इसी संख्या का मुझे अब लासा निकालना है दोस्तों। तो पहले छोटे की बारी थी, अब इसी प्रकार बड़े की। तो सबसे बड़े सार्वज गुणनखंड 30, 36 और 42 का, तो हम पहले इसका दोस्तों मासा निकालेंगे। अब इस प्रकार 30 का अलग, इसी प्रकार 36 का भी निकालेंगे दोस्तों हम। इसी प्रकार दोस्तों 42 का। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो 2 से भाग देंगे 5, इसमें 30 में 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 1 इस जगह बचा, 2 पंजे 10।
फिर 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 आ गया। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब इसी प्रकार इसमें दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 से देंगे तो इस प्रकार दोस्तों इसमें देंगे 36 में 2 एकम 2, इस जगह 1 बचा, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार फिर 2 से देंगे, 2 नाम 18। फिर 3 से देंगे क्योंकि 2 का जा नहीं सकता, 3 त्रिका 9। फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4। अब इस प्रकार 2 एकम 2, इस प्रकार फिर 2 से जा नहीं सकता तो 3 से देंगे, 3 सत्ते 21, 7 बार गया। इसी प्रकार फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7। यहाँ तक आपको खंड समझ में आ गया दोस्तों। अब इनका मासा निकालेंगे जब दोस्तों, तो इस प्रकार हम लिख लेंगे 30 के सामने 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार 36 के सामने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें से कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है इसमें, एक तो ये 2 मिल रहा है, इस प्रकार इसमें एक 3 मिल रहा है। देखो दोस्तों, तो इन दोनों में दोस्तों 2 और 3 कॉमन है, तो इन 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6। अब इसमें सवाल में बोल रहा है दोस्तों, आप ढंग से देखिए आप, कि प्रथम गुणनखंड के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब है जो इसका पहला आंसर निकला है, इसमें देखो ये 1260 और इसमें ये दूसरा आंसर निकला है 6। इनका इन दोनों का दोस्तों अर्थ है, इन दोनों का गुणनफल, इसका ये वैल्यू निकला है ना, ये लासा का 1260 इंटू 6, तो गुणन फल बराबर दोस्तों 1260 इंटू 6। तो ये आ जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर आपका। इन दोनों का गुणा कर देंगे 1560 रुपये, इसका यही फाइनल आंसर है। 3 संख्याओं का 1:2:3 के अनुपात में है, उनका मासा 12 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे तो 3 संख्या हमारी ये दे रखी हैं दोस्तों, 1, 2 और 3 ये संख्या दे रखी हैं। तो सबसे पहले इनका दोस्तों हम लासा निकालेंगे इनका, और उनका लासा तो हमें दे रखा है, मगर पहले जो अनुपात में जो संख्या दे रखी है उनका दोस्तों पहले हम लासा निकालेंगे। जैसे 1, 2 और 3 का, तो 1 का तो पहले हम 2 से देंगे, इसमें 1 की 1 ही रहेगी। 2 से देंगे, 2 एकम 2। इस प्रकार पर 3 से देंगे, 3 उतार लेंगे इस जगह दोस्तों, 2 का दिया, 2 एकम 2, इस जगह 3 के 3 उतार ली। फिर 3 से दिया, 1 की 1, 1 की 1, 3 एकम 3। इस प्रकार 1 का हम देंगे तो 1 ही आएगा, ये भी ये हल हो गया। अब इस प्रकार इन सभी का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इनका लासा क्या आ गया दोस्तों, 6 आ गया लासा। अब उनका हमें लासा पहले ही 12 दे रखा है, तो इस प्रकार जैसे पहला ये अनुपात है, बारह 1 इंटू 12 अपॉन 6। अब इस प्रकार इसमें जब हमें ये लासा पहले ही दे रखा था, तो इसमें ये 12 दे रखा था और हमारा निकल के कितना आया था 6। तो ये 6 से जो निकल के आया है ना, उसमें उससे हमको इसमें भाग देना पड़ेगा दोस्तों।
तो 1 × 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, प्रथम आ गया। इसी प्रकार द्वितीय, अनुपात, तो द्वितीय हमारा कितना है, दूसरा ये रहा 2 × 12 अपॉन 6, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 × 2, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार तीसरी संख्या हमारी कौन सी है इस जगह अनुपात में, ये 3 है, तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे तीसरी, तृतीय अनुपात, तो 3 × इस जगह 12 अपॉन 6, 6 जो लास्ट आए हमारा, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब 2 का गुणा 3 × 2, 6 हो गया। तो आपको अब ये कह रहा है वे संख्या हैं, तो संख्या कौन कौन सी निकलेंगी संख्याएं, दो, ये वाली संख्या 4 और ये 6, यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। तो आप कितना आसानी से वह संख्या निकालना सीख गए दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, 3 संख्या 2:3:4 के अनुपात में तथा इनका मासा 8 है, तो वे संख्या निकालिए। तो वे संख्या निकालिए, तो ऐसे ये अनुपात में दे रखा है, तो सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये 3 संख्या दे रखी हैं, जैसे 3 संख्या तो इसमें 2,3,4, इसका दोस्तों पहले हम मासा निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मासा इसमें 8 दे रखा है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, मगर पहले अगर इसमें मासा दे रखा है तो हम फिर इन तीनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालेंगे तो इसमें देखते हैं 2 का, 4 का और इसी प्रकार ये 3 का। तो 2 से देंगे हम 2 एकम 2, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, इसी प्रकार 3 से देंगे 3 एकम 3। अब इसी प्रकार 2 का निकालेंगे तो यही तो वैल्यू आएगी इस जगह 2 × 1। अब इस प्रकार 4 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 1, इसी प्रकार 3 का निकालेंगे 3 × 1। अब इसमें देखो दोस्तों, जब इसमें कुछ मिलता नहीं तो हम 1 तो मैंने लगा दिया गुणा करने के लिए, तो इस प्रकार 1 1 1, तो इसका मासा क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। अब इस प्रकार 1 आया, तो इसलिए हमें इसमें से 20 संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालेंगे दोस्तों, टू इंटू 8 हमें मासा दे रखा है दोस्तों इस जगह पहले से ही, 2 × 8 अपॉन, अब इसमें जब मैंने इन संख्याओं का मासा निकाला है उसकी वैल्यू 1 आई है दोस्तों, तो 1 से हमेशा भाग लगेगा। अब 1 का भाग देंगे 8 में, तो 2 × 8 तो 16 हो गया, 16 में 1 का भाग देंगे तो 16 ही रहेगा। अब इसी प्रकार अगला अनुपात 3 दे रखा है, 3 × 8 अपॉन 1, 1 ये जो मासा की वैल्यू निकली दोस्तों, इसका हम भाग देंगे, तो 8 × 3 = 24, 24 अपॉन 1,
तो 24 से 1 में भाग देंगे तो 24 ही रहेगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार से आज के 4 × 8/1, 8 चौक 32, 32/1, तो 32 1 से भाग देंगे 32 में तो 32 ही आएगा। तो कितना आसानी से आप निकालना सीख गए। तो वे संख्या कौन कौन सी होंगी दोस्तों? तो वे संख्या 16, 24 और 32 हैं। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है दोस्तों। अब इसमें ये सवाल दे रखा है, यदि A/B है = 3/4 तथा BC बराबर दे रखा 2/3 हो तो AC का मान निकालना है। इसमें A/C का मान निकालना है दोस्तों। AB बराबर दे रखा है 3/4, BC बराबर देखा है 2/3। अब AC की वैल्यू निकालनी है। AC बराबर क्या है? A/C बराबर, तो इसका सूत्र है AB/CB। ये वैल्यू दे रखी है। तो इस प्रकार AB की जगह कितनी वैल्यू देखिए, A3/4, इस जगह CB, तो C बराबर हमारा 3 है। इसमें B बराबर ये 2 वैल्यू दे रखी है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार जब ये भाग में है तो इसको हम गुणा में बदल देते हैं दोस्तों। तो 3/4 इंटू ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, पलट हो जाती है, तो 2/3। इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। 3 से 3 कैंसिल। अब इस प्रकार 2 से इसमें भाग देना है। 4 × 2 2 2 × 4, तो ये 2 आ गया दोस्तों। जब हम 2 से इसमें भाग दे देंगे 4 में, तो 2 2 × 4, ऊपर क्या बचा दोस्तों आपका 1, और नीचे बचा आपका 2। अब इस प्रकार यहाँ तक ये बचा 1/2। तो हम इस अनुपात को इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु के समय 7:30 पर पहुंची। तो यात्रा में लगा कितना समय निकालना है इसका। तो दोस्तों पहले हम जैसे कि 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होती हैं, इसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अब इस प्रकार अब यहाँ पर बात चल रही है हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर। तो इस प्रकार इसमें हैदराबाद से शुक्रवार को का समय 13:15। अब इस प्रकार एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हम जैसे 13:15 दिया है, तो हम इसमें 24 घंटे के हिसाब से करेंगे। अब घड़ी को हम 24 के अनुसार चलाएंगे। जैसे 13:15 का अर्थ ये होता है दोस्तों 1:15। अब इस प्रकार यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब आगे दोस्तों तो इस 24 घंटे में से 13:15 को घटा देंगे।
अब इस प्रकार ये 24 है, 24 में से 1 घंटा इधर ले लिया तो ये जगह 60 हो गई दोस्तों। कितनी? 60। तो आप इस प्रकार घटा सकते हैं। अब इस जगह बची जैसे 24 घंटे में से 13 घंटे 15 मिनट निकालना है, तो 1 घंटा मैंने इधर ले लिया तो इस जगह 23 घंटे 60 मिनट बची, क्योंकि मैंने इस जगह 1 घंटा इस जगह उधार ले लिया, क्योंकि घटाने में इसको आसानी होगी। तो इस प्रकार 10 में से 5 गए तो 5, इस जगह बचे आपके 5, 5 में से 1 गया तो ये 4। अब इस प्रकार 3 में 3 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, तो 10 घंटे 45 मिनट आ गया यहाँ तक। अब इस प्रकार दोस्तों, अब इसमें कह रहा है शनिवार को बेंगलोर में 7:30 पर पहुंचती है। तो शनिवार के दिन बेंगलोर में या बेंगलुरु द्वारा समय 7:30। अब इस प्रकार इसमें दोस्तों, तो ये शनिवार का हो गया। शुक्रवार का ये हमारा निकल ही आया। अब कुल यात्रा 10:45 प्लस 7:30, इनको ऐड कर देता हूँ। अब इस प्रकार इनको मैं जोड़ देता हूँ दोस्तों। 0 और 5 5, 3 और 4 7, और 7 और 0 7, 1 1। अब इस प्रकार ये मेरे घंटे निकल के आ गए 17 घंटे 75 मिनट। मगर दोस्तों जैसे इस जगह ये 75 मिनट आ गई, तो इस प्रकार दोस्तों 1 घंटे में हम बराबर 60 मिनट होती हैं। तो इस प्रकार इसमें मैं इसको तोड़ देता हूँ। 17, अब इसको कर देता हूँ 60 प्लस 15, तो 75 हो गया। तो 60 मिनट बराबर दोस्तों 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों हम। 17 प्लस 1, इस 60 मिनट है ना, मिनट को मैंने तोड़ दिया घंटे में, तो 1 घंटा निकल के आएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 15 मिनट। तो 17 और 1 18, 18 घंटे 15 मिनट। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं इस जगह 18 घंटे प्लस 15 मिनट। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। इस प्रकार अगला सवाल, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा। उसने 8,076 रुपये नकद भुगतान कर दिया तथा शेष रकम उसको 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो इस प्रकार माना कि दोस्तों हरीश ने स्कूटर खरीदा। $49,553। अब उसने भुगतान कितना किया? ये भुगतान किया दोस्तों 8,076 रुपये। तो नगद भुगतान किया 8,076 रुपये। अब इस प्रकार इसने इतना तो भुगतान कर दिया, तो इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे दोस्तों।
अब इस प्रकार 49,553 में से 8,076 रुपये माइनस करने पर, अब इस प्रकार माइनस कर देंगे तो 13 में से 6 गए तो 7 बचा दोस्तों। इस जगह बची 14, क्योंकि एक आंसर ले लिया, 14 में से 7 गए तो ये भी 7 आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस जगह बचे 4, 4 में से 0 गया तो 4 ही। इस जगह ये 9 है, 9 में से 8 गए तो 1, 4 के 4। अब कितना बचा दोस्तों? इस जगह आ गया आपका 41,477 रुपये। अब शेष रकम किस्तों की राशि, तो 41,477। अब 37 किस्तों में देना है हमें ये दोस्तों। कितने में देना है? 37 किस्तों में। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हम 37 का भाग दे देंगे तो हमारी महीने की किस्त निकल के आ जाएगी कि एक 37 किस्तों में देना है। तो इस प्रकार इसमें 37 में भाग देना है इसका, इस संख्या में 41,477 में। तो इस प्रकार 37 से कम 37। अब कितना बचा? इस जगह एक आंसू ले ली, ये हो गया आपका 11, 11 में से 7 के तो 4 बचे। इस जगह बचा 0, उतार लिया ये वाला 4। 37 से कम 37 दोस्तों। अब इस प्रकार इसमें से कितना बचे? एक आंसू ली, 14 में से 7 के तो 7, इस जगह 0। इस प्रकार ये 7 उतार लिया। 37 दूनी 74, 4 गए, इसमें 7 में से 4 गए तो 3, इस जगह बचे 7। अब इस जगह तो 0 बचा। इस प्रकार उतार लिया मैंने ये 7। 37 से कम 37, 7 में 7 गया 0, 3 में 3 गया 0। अब इसका 1121 रुपये आ गई निकल के फाइनल भाग देने पर 1121 रुपये। तो एक किस्त हमारी 21 रुपये की बनी दोस्तों। यही इसका फाइनल आंसर है दोस्तों। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों हमें। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। तो पहले हमें इसमें एक वस्तु दे रखी है 390 रुपये की है, बेचती है। तो जब हम बेच रहे हैं तो इसको बोलेंगे, इसमें दिया है दोस्तों हमें कि वस्तु का विक्रय मूल्य 390 रुपये दे रखा है दोस्तों। अब इस प्रकार इसको बेचने पर उसे लाभ कितना होता है? लाभ होता है दोस्तों 20% का। अब जरा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर तो जब क्रय मूल्य तो मान लेते हैं हम उसको x मान लेते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने x मान लिया दोस्तों इसको। तो इसका एक सूत्र है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हंड्रेड प्लस लाभ अपॉन 100।
अब इस पर कहाँ दे रखा है, ये 390, तो 390 लिख लिया मैंने दोस्तों। अब इस प्रकार क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो ये x मान लिया, जब x दे रखा है तो x मान लिया, इंटू 100। लाभ कितने का है दोस्तों, 20 का है, तो 20 इसमें ऐड कर देते हैं हम, अपॉन दोस्तों 100 है ये। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं दोस्तों। तो इस जगह विक्रय मूल्य की जगह मैंने रख दिया 390 रुपये दोस्तों। क्रय मूल्य हमारा निकालना है, x है। अब इसमें कोष्टक में 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है, 20% का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों देखो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 इसमें ऐड कर दिया, अपॉन 100। अब इस प्रकार इसमें मैंने कैंची गुणा कर देती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, 20 कर देंगे तो 120 हो गई। अब 100 का गुणा इससे कर देंगे, 390 इंटू 100। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब x बराबर ये गुणा में 120, तो इधर जाएगा तो दोस्तों भाग में आ जाएगा, 390 इंटू 100 अपॉन इसका 120 का भाग लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों। अब इस प्रकार इसमें 3 से भाग दे देता हूँ, इसमें भी 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 चौक 12। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस जगह क्या क्या बचा दोस्तों, आपका 13 और इंटू 130 बचा, क्योंकि ये 10 जीरो रह गई है ना। अब इस जगह बचा आपका 10 अपॉन 4। अब इस प्रकार इसमें इसका गुणा और इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों, हम 2 से भाग दे देते हैं तो 5 आ गया, 2 से भाग दे देते हैं 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब इस प्रकार इस 2 से इसमें भी भाग दे देते हैं 130 में, तो 65 आ जाएगा, 65 इंटू 5। अब इस प्रकार इसमें गुणा कर देते हैं हम, 5 25 हासिल 2, 5 30, 30 और 2 32, तो 325 रुपये आएगा क्रय मूल्य दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 325 रुपये है। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत निकालना है हमें दोस्तों। क्या निकालना है, प्रतिशत। तो जो हमें दिया है कस्बे की जनसंख्या, कितनी दे रखी है दोस्तों, 60,000। अब इस प्रकार बढ़कर जनसंख्या 65,000 हो गई। इस जगह अब इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि, तो इस जगह ये 65,000 है दोस्तों, इसमें से ये 60,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 आ गई। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इस प्रकार इसका एक सूत्र है दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत।
वृद्धि अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100। तो वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों? 5000 की तो हुई है। तो इस प्रकार 5000 मैं इस जगह लिख देता हूँ दोस्तों। प्रारंभिक जनसंख्या हमारी कितनी थी दोस्तों? 60,000। 60,000 लिख देता हूँ इंटू 100। अब इस प्रकार दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, दो जीरो इधर भी कैंसिल हो गए, तो टोटल 4 जीरो कैंसिल हो गई। अब क्या बचा आपका? 50/6। अब इस प्रकार दोस्तों इसमें दोनों में 2 से भाग दे देता हूँ, तो इस जगह ये आ जाएगा 25। 2 से भाग देने पर इस जगह आ जाएगा ये 3। अब इस प्रकार इसमें ये साधारण भिन्न में इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर देता हूँ दोस्तों। 3 अट्ठे 24, एक बचा शेष। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 8 सही 1, ये शेष बच रहा है, अपॉन 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत 8 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।